हम लोग लास्ट क्लास रेजिडेंशियल स्टेटस कर रहे थे। रेजिडेंशियल स्टेटस में हम लोग क्या क्या बात कर लिए थे, एक रिकैप 2 मिनट के अंदर। सर हम लोग पढ़े थे कि 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। इंडिविजुअल पर्सन के लिए रूल अलग, उसके अलावा सर बाकी एचयूएफ के लिए रूल अलग, और फिर बाकी जो बच गए उनके लिए रूल अलग। हम लोग लास्ट क्लास इंडिविजुअल का रूल पढ़े थे। सर इंडिविजुअल को क्या पहले सबसे पहले साबित होना पड़ेगा। क्या साबित करेंगे सबसे पहले कि वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं, है ना। रेसिडेंट कैसे साबित होगा, कौन बोलेगा? गौरव, एक इंडियन आदमी रेसिडेंट कैसे साबित होगा? इंडिविजुअल या एचयूएफ रेसिडेंट कैसे साबित होगा? बोलो एनीवन। एक इंडिविजुअल आदमी रेसिडेंट कैसे साबित होगा, इंडिविजुअल या एचयूएफ? 182 डेज का कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। 182 डेज इन विच ईयर? प्रीवियस ईयर। वेरी गुड, इन प्रीवियस ईयर। अगर ये नहीं साबित कर पाए तो और कुछ कंडीशन है, कोई और तरीके से इंडियन साबित हो सकते हैं। प्रीवियस ईयर Previous 60 year डेज में और 60 मोर, days और फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में 365 डेज और मोर। हाँ 365 डेज और मोर। अगर ये कोई इंडियन साबित हो जाए तो भी वो इंडियन साबित हो सकता। ये सेम कंडीशन एचयूएफ के लिए, बट एचयूएफ में कौन साबित करेगा ये कंडीशन? उसका कर्ता। एचयूएफ का हेड कौन होता है? कर्ता। ठीक है सर। एक आदमी इंडियन रेसिडेंट ऑफ इंडिया साबित नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। सर अगर रेसिडेंट साबित हो गया तो और कुछ साबित कर सकते, करना पड़ेगा क्या? हाँ, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। तो सर ऑर्डिनरी के लिए कितना कंडीशन है तमोजीत? ऑडिशन के लिए कितना कंडीशन है ऑर्डिनरी साबित होने के लिए? एनीवन एल्स अपार्ट फ्रॉम निशिका कोई और जवाब देना चाहेगा? एक आदमी इंडियन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कैसे साबित होगा? गौरव, आकाश, तमोजीत। सर दो इयर्स रहना चाहिए आउट ऑफ 10 प्रेसिडेंट ईयर में से। 2 इयर्स रेसिडेंट साबित करना पड़ेगा आउट ऑफ 10 इयर्स, और वो भी कौन सा 10? प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, प्रीवियस के पिछले 10 प्रीवियस ईयर। दूसरा कंडीशन क्या है? 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा। इन हाउ मेनी ईयर? इन हाउ मेनी ईयर्स? 7 साल। 730 दिन, 7 प्रीवियस ईयर, वो भी प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर। यही हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। दोनों के बीच में एंड है, मतलब दोनों साबित होना पड़ेगा। तो सर दोनों में एक साबित हुआ और एक नहीं तो भी वो नॉट ऑर्डिनरी कहलाएगा, और दोनों ही नहीं साबित हुआ तो सर नॉट ऑर्डिनरी है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। यही हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में। हाँ सर। तो ये रहा, देखो पूरा कहानी तुम्हारे यहाँ पे। अगर वो इंडिया में, ये कौन सा सेक्शन बोलता है? सेक्शन 61A, और 61C बोलता है दूसरा वाला कंडीशन। तो सेक्शन 61 है जो रेसिडेंट का है, ए है तुम्हारा 182 डेज वाला, और 60 + 365 वाला सी है। तो सर बी कहां गया? बी ये बताता है कब कब सेकंड वाला कंडीशन नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाले कंडीशन अवेलेबल है। याद है ना 3 एक्सेप्शन पढ़े थे तमोजीत? क्या था 3 एक्सेप्शन?
एक आदमी के लिए नेवी मर्चेंट? नेवी मर्चेंट नहीं बेटा, कोई नेवी मर्चेंट है बाबा रे, नेवी नहीं रे बाबा, इंडियन शिप का क्रू मेंबर। नेवी मतलब तुम आर्मी में चले गए, इंडियन क्रू का अच्छा। इंडियन क्रू का मेंबर है तुम। अच्छा हाँ। दूसरा ये सेकंड कंडीशन था एक्चुअली में। पहला क्या था, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ा है, लेफ्ट हाँ, इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट employment पर्पस, लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। और तीसरा कंडीशन, इंडियन ओरिजिन का आदमी है, इंडिया घूमने आए, विजिट टू इंडिया। ठीक है, हाँ ये सेक्शन 61B बोलता है। तो एक्सेप्शन 61B बोलता है, 182 वाला 61A बोलता है, और 60 + 65 वाला सेक्शन 61C बोलता है। तो 61A, 61B, 61C से सेक्शन याद करना है नहीं, कंपल्सन नहीं है, माथा मत लगाना। अगर याद रहता है वेरी गुड, हम ट्राई करेंगे, बोलते रहे रिपीट, ताकि याद हो थोड़ा बहुत। तो सर इन दोनों के बीच में और है तो जो भी सेटिस्फाई कर लो। सर नहीं सेटिस्फाई तो नॉन रेसिडेंट हम लोग पढ़ लिए। चलो एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट। सैम कम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2022-23। पहली बार वो इंडिया आया है 22-23 में। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर ही स्टेड इन इंडिया फॉर 50 डेज। अगर पहला कंडीशन बोलता है केस 1 कि वो 50 दिन इंडिया में रहा, क्या वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा? नहीं सर। सर पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा 182 वाला। सर दूसरा में भी 60 डेज ही सेटिस्फाई नहीं किया, और 365 में सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा क्योंकि पहली बार इंडिया है। ऐसे जजमेंट करते हैं बेटा, हम जजमेंट का तरीका सिखाने के लिए बात कर रहा था यहाँ पे। फिर बोला अगर वो 183 डेज इंडिया में रहता तो? हाँ सर। हाँ सर, वो रेसिडेंट साबित हो जाता। और अगर 153 डेज रहता तो? नहीं सर। क्यों नहीं? सर वो सेकंड वाले में सिर्फ 60 डेज कंपल्सरी कर रहा है, उसके प्रीवियस वाला तो नहीं कर रहा है 365 वाला। बेटा इसके लिए सेकंड वाला कंडीशन है ही नहीं। नहीं ठीक है, नहीं है, ये इंडियन ओरिजिन का कहीं बोला नहीं है। ठीक है, हाँ सही बोले हो। तो इसके लिए 60 डेज वाला तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट 60 + 365 है सर 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में, पीपीवाई में, पीपीवाई प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। तो सर ये रेसिडेंट नहीं है। तो कंडीशन 1 में है, सॉरी 1 में नहीं है, 2 में है, 3 में नहीं है। तो देख लो यही आंसर है। सेम पहला वाला कंडीशन में डज नॉट सेटिस्फाई एनी ऑफ द कंडीशन, सेकंड वाला में सेटिस्फाई वन ऑफ द कंडीशन, देयरफॉर इज अ रेसिडेंट। पहला वाला बोला ही इज अ नॉन रेसिडेंट, और लास्ट में क्या बोला 150 डिसाइड टू इंडिया वो मोर देन 60 डेज, बट लेकिन 4 प्रीवियस ईयर में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। चलो ठीक है, एक और केस करते हैं। एंडी अ ब्रिटिश नेशनल कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग 18-19। हम कौन से प्रीवियस ईयर के लिए सॉल्व कर रहे हैं? असेसमेंट ईयर 23-24, यानी प्रीवियस ईयर 22-23। तो ठीक है सर, पहली बार इंडिया आया था 2018-19 में। 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23। 18-19 में 55 दिन रहा इंडिया, 19-20 में 60 दिन रहा इंडिया, 20-21 में 80 दिन रहा, 21-22 में 160 दिन रहा, 22-23 में 70 दिन रहा। तो बताओ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? सर पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा 182 वाला, नहीं सर। लेकिन 70 दिन है यानी 60 दिन वाला सेटिस्फाई कर रहा है। बट 365 नहीं हो रहा सर। नहीं हो पा रहा, 355 ही हो पा रहा है सर, क्योंकि 18-19 में 55 दिन, 19-20 में 60 दिन, 20-21 में 80 दिन, 21-22 में 160 दिन। सर आप 22-23 नहीं जोड़े बेटा जी, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रीवियस ईयर के 4 पिछले प्रीवियस ईयर। तो इसमें 70 मत जोड़ना, 70 जोड़ते तो हो जाता ना। हाँ सर। ये बात ही बताना इस क्वेश्चन में मेन था कि प्रीवियस के 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर देखते हैं।
4 years immediately preceding to the previous year, तो सर वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, ये रहा एक्सेप्शन वाला, ये रहा एक्सेप्शन वाला who leaves India for employment purpose, who leaves India as a crew member of Indian ship, या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इनके लिए 182 वाली कंडीशन है खाली, बाकी नहीं है। लेकिन एक बात होगा, यहाँ पे कैसे ब्रेकअप किया है थोड़ा सा और डिटेल पढ़ना पड़ेगा। बीकॉम पढ़ रहे होते तो इतना ही पढ़ के जाना पड़ता, लेकिन बीकॉम नहीं पढ़ रहे तो प्रोफेशनल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो सर एक्स्ट्रा क्या पढ़ना पड़ेगा? देखो 3 एक्सेप्शन पढ़ रहे थे ना, सेक्शन 61B बोलता है 3 एक्सेप्शन पढ़ रहे थे। पहला वाला दोनों एक्सेप्शन में तो सिंपल रूल रखा, पहला वाला दोनों माने एम्प्लॉयमेंट और क्रू मेंबर वाला में बोला 182 वाला कंडीशन सेटिस्फाई करो तो इंडियन हो, नहीं तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हो। लेकिन एक्सेप्शन 3 को अलग किया। सर क्यों अलग किया? क्योंकि देखो वहां पे क्या बोला, अगर तुम्हारा इनकम 15 लाख से कम है फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, हिज टोटल इनकम सॉरी हिज टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्सेस, मतलब इंडिया से अगर तुम्हारा 15 लाख से ज्यादा का कमाई है, वो 120 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा, लेकिन 182 से कम रहा, 182 से कम रहा, मेरा बात समझ रहे हो? यहां पे कौन सा कंडीशन ले आया उसके लिए? सर 182 की जगह पहले वाला कंडीशन को पलट दिया, कितना कर दिया? 120 दिन। लेकिन अगर वो 15 लाख से कम कमाता है इंडिया से उसका इनकम 15 लाख से कम है, तो फिर उसके लिए 182 वाली बात है। इस पॉइंट क्लियर? ऐसे ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सर इतना ही मेन बात था इसमें। जो यहाँ पे केस दिया है, मिस पाल एन इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फर्स्ट टाइम ऑन 1 अप्रैल 2005 फॉर ज्वाइनिंग अ जॉब इन टोक्यो। क्या ये एक्सेप्शन में आएगा? हाँ सर। एक बात ध्यान रख लेना, जॉब ज्वाइन करने जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ बोलता वो इंडियन कंपनी में काम करती है और इंडियन कंपनी के काम से बाहर गई है, वो नहीं आएगा लेफ्ट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तुमको लग रहा होगा ना नौकरी के काम से तो बाहर गई है, ना ना ना, वो हो गया इंडियन कंपनी में जॉब करती है, इंडियन कंपनी के काम से बाहर गई है, उसी कंपनी का फॉरेन ब्रांच है, उसको वहां पे भेजा गया कुछ काम से, वो नहीं आएगा एक्सेप्शन में। लेकिन जॉब ज्वाइन करने के लिए वहां गई है तो एक्सेप्शन में आएगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2022 को इंडिया छोड़ी थी। शी केम टू इंडिया ऑन 11 जनवरी 2023 फॉर ओनली 170 डेज। बताओ उसका रेसिडेंशियल स्टेटस। सर 170 दिन मत देखिए आप आंख खोल के, आपको क्या देखना है 22-23 में कितना दिन रहा वो इंडिया में, 22-23 में कब वापस इंडिया आया, कब छोड़ा इंडिया? 11 जनवरी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल, तो उस दिन एक दिन रहा इंडिया में। सर इंडिया जिस दिन छोड़ेंगे और इंडिया में जिस दिन लौट के आएंगे वो दोनों काउंटिंग में आता है। इंडिया जिस दिन छोड़ेंगे और इंडिया में जिस दिन लौट के आएंगे वो दोनों काउंटिंग में आता है। तो 1 अप्रैल को इंडिया छोड़ी है तो 1 अप्रैल को इंडिया में थी ये माना जाएगा, और जिस दिन लौट के इंडिया आई है वो दिन भी इंडिया में ही काउंट होगा। ठीक है, तो सर 1 अप्रैल को इंडिया में रही मतलब एक दिन रही, फिर वापस कब आई लौट के? 11 जनवरी। ठीक बात। तो इंडिया में जनवरी में कितना दिन रही? 21 दिन। 11 को काउंट करेंगे बेटा, 11 को काउंट करके देख के गिनेंगे हमेशा।
फरवरी में 28 दिन और मार्च में 31 दिन रही। तो प्रीवियस ईयर, तुम्हारा जो प्रीवियस ईयर है 22-23, उसमें वो इंडिया में कितना दिन रही? 81 डेज। और ये एक्सेप्शन में फॉल करती है? हाँ सर करती है। तो इसके लिए 60 + 365 वाला कंडीशन नहीं है, वरना वो तो सेटिस्फाई हो ही जाता ना, क्योंकि 60 डेज रही है यहाँ पे, 60 से ज्यादा। और सर पहली बार इंडिया छोड़ी है, मतलब इसके पिछले 4 प्रीवियस में हर साल वो 365 दिन रही होगी सर। एक साल तो छोड़िए, टोटल मिला के तो छोड़िए, हर साल रही होगी, तो इंडियन साबित हो ही जाती ना। हाँ सर। लेकिन सर जी गवर्नमेंट उसको इंडियन साबित करना नहीं चाहता, क्योंकि उसको 2 देश में इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स नहीं लगवाना चाहता। तो उसके लिए सिर्फ 182 डेज वाला कंडीशन है प्रीवियस ईयर में। क्या वो 182 डेज रही है प्रीवियस ईयर में? नहीं। तो सर वो इंडियन रेसिडेंट नहीं होगी। ठीक बात? हाँ सर। हाँ यदि वो सर। एग्जाम में लिखोगे कैसे वो भी समझ लो, तुम लोग यही नंबर खोते हो। पहले हमेशा प्रोविजन लिखोगे, क्योंकि वो एक्सेप्शन में फॉल कर रही है, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए गई है, तो उसको 182 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। लेकिन वो तो इंडिया में सिर्फ 81 डेज रह रही है, तो वो नॉन रेसिडेंट है फॉर प्रीवियस ईयर 2022-23। हमको 23-24 का डेटा से कोई मतलब नहीं था, बना के दिखाया है चार्ट में, क्योंकि उसके बाद भी वो अप्रैल में रही, मई में रही, जून में रही, टोटल 170 दिन रही वो इंडिया में। ठीक है? अच्छा एक बात बता दो, अगर हम बोलता है यहाँ क्वेश्चन में कि वो इंडिया में आई, कुछ दिन मुंबई में रही, फिर मुंबई से निकल के दिल्ली गई, क्या इस बात से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। नहीं। तो इंडिया में वो कहीं पर भी रही, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे बोला है, पॉइंट टू कीप इन माइंड, स्टेट सेम प्लेस इन इंडिया इज नॉट नेसेसरी, कंटिन्यूअस स्टेट भी नॉट नेसेसरी। वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर में भी अगर आ जाए तो मान लेंगे वो इंडिया में रही है। मतलब सिर्फ इंडिया का ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं, पानी में भी जो इंडिया का पार्ट है अगर वहां भी आ जाए लौट के, तो वो भी इंडिया का पार्ट माना जाएगा। ठीक है? हाँ सर। तो ये तो कुछ बातें थी, हम लोग पढ़ लिए सर, लास्ट क्लास में जो पढ़े थे वही डिस्कस हुआ है, आगे बढ़ रहे हैं फटाफट। सर इसके अलावा सर एक बार रेसिडेंट साबित हो गया तो फिर साबित होना होगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट। उसके लिए 2 कंडीशन है, ये रहा दोनों। 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उसमें से 2 साल उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया साबित होना पड़ेगा, और 7 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उसमें 730 दिन इंडिया में रहना पड़ेगा, रिसाइडेड इन इंडिया, तब तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, वरना नहीं। और दोनों के बीच में एंड तो यहाँ पे देखो लिखा है, टू बी रेसिडेंट ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट एटलीस्ट 1 कंडीशन। अगर रेसिडेंट साबित होना है तो खाली एक ही कंडीशन सेक्शन 61 का साबित करने से हो जाएगा, लेकिन 66 का मतलब ये जो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी है वो सेक्शन 66 है, उसका बोथ कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो रेसिडेंट साबित होने के लिए तो कोई एक साबित करना है, लेकिन ऑर्डिनरी होने के लिए बोथ। ठीक है? क्लियर है पॉइंट? हाँ सर। हाँ सर। अब यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है इसका, एन इंडिविजुअल, ये नहीं पढ़े थे लास्ट क्लास, एन इंडिविजुअल सेम टू डीम टू बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये भी फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करता है। मतलब उसको रेसिडेंट तो मान लेंगे लेकिन ऑर्डिनरी नहीं मानेंगे, नॉट ऑर्डिनरी मानेंगे। कब कब? सर वो सिटीजन इन इंडिया है, उसका इनकम इंडिया से एक्सीड कर रहा है 15 लाख से, he is not liable to tax any other country or territory of resident is domicile, और कोई और देश में वो टैक्सेबल नहीं है, तभी उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया
मानेंगे। अब बोला इंडिविजुअल सेम टू टीम टू रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इंडिया द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड। ये ऊपर वाला बात को रिपीट की है। हाँ, वही वाला बात को रिपीट किया। देखो, अगर उसका इनकम 15 लाख से एक्सीड कर रहा है तो फिर उसके लिए 182 की जगह क्या हो जाएगा, 120 दिन, और पिछले 4 प्रीवियस से मिला के 365 दिन। ये तो पढ़े थे ना ऊपर अभी एक्सेप्शन में। ठीक है, क्लियर है ये बात? कोई डाउट है तो बोलो, क्योंकि ये एक नया पॉइंट पढ़े हो आप। एक आदमी रेसिडेंट, वो अगर 3 एक्सेप्शन में आ रहा है तो उसके लिए पहला दोनों एक्सेप्शन जो है उसमें केवल 182 डेज वाला कंडीशन है, लेकिन तीसरा वाला एक्सेप्शन अगर आ रहा है और उसका इनकम 15 लाख को एक्सीड कर रहा है तो उसके लिए 182 की जगह 182 प्लस 4 प्रीवियस ईयर मिला के 365, यही कंडीशन है। ठीक है, लेकिन ऑर्डिनरी होने के लिए सेम ही कंडीशन है। वो सेक्शन 66 वाला बहुत साबित करो तो ऑर्डिनरी हो गया, नहीं तो नहीं। क्लियर है? हाँ सर। अब यहाँ पे एक प्रोविजन दिया, एक सम दिया। देखो, बोल रहे एक आदमी है जो फॉरेन सिटीजन है। क्या वो इंडियन ओरिजिन का आदमी है? हाँ है, फॉरेन सिटीजन है बेटा, लेकिन उसका ओरिजिन इंडिया का है। उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्स, मतलब सिर्फ इंडिया से कमाई 15 लाख क्रॉस कर रहा है। बोला हाँ कर रहा है। क्या वो लाइबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री है? नहीं है, वहां उसको टैक्स नहीं लग रहा है। और वो इंडिया में कितना दिन स्टे कर रहा है? इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर से 30 डेज स्टे कर रहा है, और पिछले 4 प्रीवियस ईयर मिला के 380 दिन, पिछले 4 साल प्रीवियस के 4 प्रीवियस मिला के 380 दिन रह रहे। सेक्शन 66 का वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या वो रेसिडेंशियल स्टेटस होगा? नहीं सर, वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडियन ओरिजिन वाला आदमी के लिए कंडीशन क्या था? प्रीवियस ईयर में कितना दिन? 120 एंड 4 साल मिला के 365। ठीक है ना? एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन था। ये कौन सा कंडीशन पे कर रहा है? 4 साल में 365 तो है सर, 380 हो रहा है इसका तो, लेकिन प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहा इंडिया में? सिर्फ 30। तो सर 120 भी साबित नहीं किया हो तो फिर इसको आप नॉन रेसिडेंट ही मानो। समझ में आया ये केस? हाँ सर। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आइए। एक आदमी इंडिया का रेसिडेंट है, सिटीजन कहाँ का है? वो इंडियन सिटीजन है और इंडियन ओरिजिन का भी आदमी है। वो उसका टोटल इनकम 15 लाख एक्सीड नहीं कर रहा है। दूसरा देश में उसको टैक्स नहीं देना है। इसके लिए कौन सा कंडीशन होगा? सर इनकम 15 लाख एक्सीड नहीं कर रहा तो फिर सिर्फ 182 वाला होगा इसके लिए, रेसिडेंट साबित होने के लिए। ठीक है? अगर एक आदमी इंडियन ओरिजिन का है, एक आदमी इंडियन ओरिजिन का है, लेकिन उसका इनकम 15 लाख एक्सीड नहीं कर रहा है, तो उसके लिए यह 120 और 365 वाला कंडीशन नहीं है। ये वाला बात क्लियर हुआ मेरा सबको? इस पे कोई फर्दर डिस्कशन का रिक्वायरमेंट है? नहीं है। तो सर ये इंडियन ओरिजिन का आदमी है, इसका इनकम 15 लाख एक्सीड कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो फिर सर इसके लिए सिर्फ 182 वाला कंडीशन है, जो ये नहीं साबित कर रहा है, क्योंकि ये कितना दिन रह रहा है इंडिया में? सिर्फ 30 दिन। तो ये क्या होगा? नॉन रेसिडेंट। ठीक है?
क्लियर है बात? हाँ सर। तो ये है हाँ, तुम्हारा, ये वाला बात तुमको यहाँ समझाने के लिए हम ये पॉइंट नंबर बी पढ़ाएंगे। पॉइंट नंबर सी पे आते हैं, एक आदमी इंडियन सिटीजन भी है और इंडियन रेसिडेंट भी है, उसका टोटल इनकम 15 लाख एक्सीड भी कर रहा है और उसको फॉरेन में टैक्स नहीं देने हैं। वो इंडिया में रहा 30 दिन, पिछले 4 साल में लेकिन 380 दिन रहा। सेक्शन 66 का कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नॉन रेसिडेंट होगा क्योंकि ये भी इंडियन ओरिजिन भी और इंडिया में इसके लिए 182 वाला कंडीशन है, लोग गलत आंसर किया, ये भी नॉन रेसिडेंट होगा। ठीक है ना, ये भी नॉन रेसिडेंट होगा, ये लोग गलत आंसर किए। केस डी में देखते हैं, एक आदमी इंडियन है, वो रेसिडेंट ओरिजिन इंडियन ओरिजिन का भी है, उसका इनकम 15 लाख एक्सीड भी कर रहा है। चलो मान लो सेम डिट्टो क्वेश्चन 2 बार छापा है, देख लो सेम डिट्टो क्वेश्चन। अच्छा नहीं, ही इज लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री, सर एक बार बदल दिया, ही इज लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री, उसको फॉरेन में टैक्स देना पड़ रहा है। सर उससे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इंडिया में कितना दिन रहा, 30 डेज है ना, तो सर वो नॉन रेसिडेंट ही होगा क्योंकि इंडियन ओरिजिन का आदमी का अगर 15 लाख इनकम एक्सीड कर रहा हो तो हम 182 की जगह 120 प्लस पिछले 4 साल मिला के 365 देखते हैं, तो सर वो 120 क्रॉस नहीं कर रहा, तो ये तो नॉन रेसिडेंट है। लेकिन अब देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, ई नंबर पॉइंट, ये तुम्हारे लिए काम का बात होगा। एक आदमी फॉरेन सिटीजन है लेकिन इंडियन ओरिजिन है, मतलब उसके दादा परदादा अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, उसका टोटल इनकम 15 लाख एक्सीड भी कर रहा है और वो फॉरेन में टैक्स नहीं दे रहा है और वो इंडिया में कितना दिन रहा, 138, 120 पार कर रहा है ये, है ना, 120 पार कर रहा है ये और पिछले 4 साल में 365 दिन भी इंडिया में रहा, तो ये 380 रहा है सर, तो 120 और 365 वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये, और इसका इनकम भी 15 लाख एक्सीड कर रहा है, तो ये इंडियन रेसिडेंट होगा। होगा ना, होगा कि नहीं होगा? ये 2 पॉइंट को देखो खाली, 138 दिन वो इंडिया में रह रहा है और पिछले 4 साल मिला के 365 दिन से ज्यादा ही रह रहा है, तो इंडियन ओरिजिन आदमी जिसका 15 लाख से इनकम एक्सीड कर रहा हो उसके लिए क्या कंडीशन है सर? 120 दिन इंडिया में रहे और 365 भी रहे, तो वो दोनों ही कर रहा है, हाँ सर। तो वो इंडियन रेसिडेंट है, हाँ है। अच्छा सर, सेक्शन 66 का कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन क्योंकि वो 182 क्रॉस नहीं कर रहा है इसलिए उसको नॉट ऑर्डिनरी इंडियन मानेंगे, तो सेक्शन 66 का कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए भी उसको नॉट ऑर्डिनरी मान रहे, ये काम का बात था यहाँ। सेक्शन 66 का कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए भी उसको नॉट ऑर्डिनरी मान रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मल वे में रेसिडेंट साबित नहीं हुआ है 182 वाला तरीके से। ये एक एक्सेप्शनल नया बात था जो हम लोग अब तक नहीं किए थे। ये वाला पॉइंट क्लियर है कि दोबारा डिस्कस करना है? बोलो। वो आदमी इंडियन रेसिडेंट साबित हो गया क्योंकि उसका 15 लाख का इनकम क्रॉस कर रहा है, वो इंडियन ओरिजिन का भी है, वो थर्ड एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है और उसका इनकम 15 लाख क्रॉस कर रहा है, तो वो इंडियन ओरिजिन का भी है, 15 लाख इनकम भी क्रॉस कर रहा है, तो वो इंडिया में 120 प्लस 365 वाला कंडीशन में फॉल करेगा, इसलिए वो रेसिडेंट तो साबित हो गया। लेकिन क्योंकि वो 182 क्रॉस नहीं किया, भले वो सेक्शन 66 का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, बट क्योंकि वो 182 क्रॉस नहीं किया इसलिए उसको ऑर्डिनरी नहीं मानेंगे, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट मानेंगे, NOR, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर सर। नेक्स्ट देखिए, एक आदमी फॉरेन सिटीजन है, वो इंडियन ओरिजिन का है लेकिन, और उसका इनकम भी 15 लाख एक्सीड कर रहा है और वो दूसरे कंट्री में टैक्स नहीं दे रहे, वो इंडिया में पिछले साल रहा 185 डेज,
और लास्ट प्रीवियस 4 ईयर मिला के 180 दिन रहा। ये लोग मतलब कौन सा भांग खा के क्वेश्चन बनाता है भगवान मालिक है। अगर पिछले 4 साल मिला के 180 दिन रहा है वो इंडिया में, तो सेक्शन 6 का कंडीशन कैसे सेटिस्फाई कर रहा है? मतलब लोग दो बात करते हैं, यहाँ बोल रहा है वो प्रीवियस ईयर के 4 प्रीवियस ईयर मिला के कितना दिन रहा। नहीं, ठीक है, कर सकता है। 4 मिला के 180 रहा, 7 मिला के 730 तो रह ही सकता है। आपने को क्या पता उसके पहले कितना दिन रहा, और 10 में से 2 साल रेसिडेंट साबित हो ही सकते हैं। ठीक है, सेक्शन 6 का बहुत कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला बात तो क्या ये रेसिडेंट है? क्या ये रेसिडेंट है? हाँ सर, 120 365 वाला कंडीशन क्रॉस कर रहा है वो। सर आपको 120 365 देखना भी नहीं है, क्योंकि वो कितना दिन रहा इंडिया में? 185 रहा है प्रीवियस ईयर में, और कितना रहना चाहिए? 182 क्रॉस करने में तो ऐसे रेसिडेंट हो गया ना वो। हाँ सर। तो सर हमको पिछले 4 साल में इंडिया में कितना दिन रहा ये देखने का भी जरूरत नहीं है। 182 से क्रॉस किया है मतलब वो इंडियन रेसिडेंट है, और सेक्शन 6 भी साबित कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको ये, तो मतलब वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो रेसिडेंट तो है प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी। ठीक है, नेक्स्ट वाला, एक आदमी इंडियन सिटीजन है, इंडियन ओरिजिन का भी है, 15 लाख का, लेकिन इनकम क्रॉस नहीं कर रहा है। जैसे 15 लाख का इनकम क्रॉस नहीं कर रहा है, उसके लिए क्या हो जाएगा? सिर्फ 182 वाला कंडीशन। तो वो इंडिया में लेकिन सर 85 डेज ही रहा, तो सर वो नॉन रेसिडेंट हो गया, बात खत्म। ठीक है, तो ये था आपका कहानी, इसमें कहानी खत्म। अब इसके वाले सम्स आप लोग करोगे, इलस्ट्रेशन 7 आप लोग करोगे, इलस्ट्रेशन 8 भी आप लोग करोगे, 7, 8, 9, 10 यहां तक आप कर सकते हैं। 7, 8 यहां तक आप करोगे, 7, 8 और 9 आई थिंक। हाँ, इलस्ट्रेशन 7, 8, 9 आपका होमवर्क है, आप लोग कंप्लीट करोगे। डाउट होगा मेरे को बताओगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर देंगे, बट मेरे हिसाब से डाउट नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये जो टेस्ट योरसेल्फ में 1, 2, 3 दिया है ये भी करोगे, 7, 8, 9 और ये 1, 2, 3 ये आपका काम होगा। ये देखो यहाँ पे समरी चार्ट बना के आपको दिया है, वैसे वो पढ़ने का दरकार नहीं है, आप पढ़ सकते हो, आपका मन है। अब आया सर एचयूएफ। एक एचयूएफ कब इंडियन होगा? सर रेसिडेंट साबित होने के लिए एचयूएफ के पास क्या कंडीशन है? उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो रहा है वो देखेंगे। रेसिडेंट साबित होने के लिए एचयूएफ का क्या कंडीशन है? सर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कहां से हो रहा है वो देखेंगे। अगर उसका कंट्रोल या मैनेजमेंट होली या पार्टली इंडिया से हो रहा है, मतलब थोड़ा भी कंट्रोल, अगर मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उसका थोड़ा भी अगर इंडिया से हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? एचयूएफ रेसिडेंट कहलाएगा। एक एचयूएफ रेसिडेंट कैसे कहलाएगा? उसका होली या पार्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है। सर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है? उसको बिजनेस के डायरेक्शंस इंडिया से मिल रहे हैं, जो मैनेजमेंट बैठ रहा है वो इंडिया से कंट्रोल कर रहा है बैठ के, बिजनेस का डे टू डे अफेयर्स इंडिया से चल रहा है। ठीक है, देखो लिखा है द प्लेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सिचुएटेड वेयर द हेड, द सीट एंड द डायरेक्टिंग पावर इज सिचुएटेड। ये देखेंगे। तो एक एचयूएफ रेसिडेंट कब साबित होगा?
एक HUF रेसिडेंट कब साबित होगा? जब उसका थोड़ा भी कंट्रोल इंडिया से, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ये दोनों वर्ड लिख के आना एग्जाम में, उसका थोड़ा भी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से है। और अगर पूरा कंट्रोल बाहर से है तो, होली कंट्रोल अगर बाहर से है तो वो HUF क्या कहलाएगा? नॉन रेसिडेंट। हाँ, तो होली अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर से है तो वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। तो एक HUF का रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, होली या पार्टली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट फ्रॉम इंडिया से है तो वो रेसिडेंट है, और अगर होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाहर से है तो वो नॉन रेसिडेंट है। ठीक है सर, हो गया। सर रेसिडेंट साबित हो गया, तब क्या नेक्स्ट साबित करना है उसको? ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी? सर एक HUF ऑर्डिनरी रेसिडेंट जब कहलाएगा जब उसका कर्ता सेक्शन 66 का बोथ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा। मतलब अगर उसका कर्ता ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो HUF भी ऑर्डिनरी कहलाएगा, उसका कर्ता अगर नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो HUF भी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। और कर्ता एक इंडिविजुअल इंसान है तो वो ऑर्डिनरी कैसे कहलाएगा? सर 10 में से 2 और 7 में 730, वो वाला कंडीशन अगर वो कर्ता सेटिस्फाई कर रहा है। सर कर्ता तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर HUF भी नॉन रेसिडेंट हो गया तब ये देखने का जरूरत ही नहीं है। अगर HUF का होली कंट्रोल इंडिया के बाहर से है, फिर कर्ता चाहे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करे, फिर तो कुछ देखना ही नहीं है सर। तो HUF को पहले देखो वो रेसिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट रेसिडेंट सॉरी। अगर HUF रेसिडेंट साबित हो जाए तब देखो कर्ता ऑर्डिनरी है कि कर्ता नॉट ऑर्डिनरी है। जो करता है वही HUF का रूल है। पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। ठीक है सर। अब आ जाइए सर, कंपनी में क्या रूल है? अगर वो इंडियन कंपनी है, रेसिडेंट इंडियन कंपनी, इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है। इंडियन कंपनी किसको बोलते हैं? जो इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड हुए, इंडिया में रजिस्टर्ड हुए, तो सर वो तो ऑलवेज रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर कोई नॉन इंडियन कंपनी है तो उसका होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से होना चाहिए। होली, उसका होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया से होना चाहिए, तब तो वो रेसिडेंट है, नहीं तो नहीं। तो इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट है। नॉन इंडियन कंपनी का अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट पूरा इंडिया से है तो फिर वो होली है, तब तो वो रेसिडेंट है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? HUF में होली और पार्टली दोनों था, लेकिन कंपनी में सिर्फ होली है। पॉइंट क्लियर है? थोड़ा सा भी कंट्रोल अगर विदेश से, नॉन इंडियन कंपनी का थोड़ा भी कंट्रोल अगर विदेश से है तो वो नॉन रेसिडेंट हो। सर इसमें नहीं देखेंगे ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी, नहीं देखेंगे, वो सिर्फ HUF और इंडिविजुअल में देखते हैं, बाकी किसी में नहीं देखते ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ बाकी बचे हुए बिजनेस का सर। AOP फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, LLP, AOP, BOI, इनके लिए क्या रूल है? इनके लिए वही रूल है जो HUF का है। इनके लिए वही रूल है जो HUF का है। क्या रूल है HUF का? सर रेसिडेंट कैसे साबित होगा? फुल्ली या पार्टली कंट्रोल इंडिया से, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। और नॉन रेसिडेंट कैसे साबित होगा? सर ओनली कंट्रोल फॉरेन से, मतलब आउटसाइड इंडिया। लेकिन HUF में तो ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी भी था, वो यहां नहीं है। AOP फर्म BOI के लिए और कंपनी के लिए सिर्फ रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ही देखना होता है, उनके लिए ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं देखना होता है। पॉइंट क्लियर? हाँ सर। तो सर कंपनी के लिए
हम लोग कंपनी और बाकी सबके लिए हम लोग रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट देखते हैं खाली। कंपनी का होली कंट्रोल इंडिया से हो तो रेसिडेंट, वरना नॉन रेसिडेंट। अगर वो नॉन इंडियन कंपनी है तो इंडियन कंपनी तो ऑलवेज रेसिडेंट है सर। वैसे फर्म एओपी और बीओआई के लिए सर होली या पार्टली कंट्रोल इंडिया से है तो वो रेसिडेंट और नहीं तो नॉन रेसिडेंट। इन लोगों के लिए कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, इनके लिए हम लोग ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी का कंडीशन नहीं चेक करते, वो सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ में चेक। सर इसके अलावा कोई पर्सन बच गया? कौन बच गया सर? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है ना, उनके लिए भी भैया होली और पार्टली मैनेजमेंट कहाँ से है? अगर होली या पार्टली इंडिया से है तो वो इंडियन रेसिडेंट है, अगर होली आउटसाइड से है तो वो नॉन रेसिडेंट है। इनके लिए भी ऑर्डिनरी नॉट ऑर्डिनरी नहीं दी। तो आपका पहला पार्ट खत्म रेसिडेंशियल स्टेटस का। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर। तो आप लोगों के लिए 2 होमवर्क होगा। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 वो जो 6 सम दिखा, 3 सॉल्व और 3 अनसॉल्व, वो करना है। नंबर 2 काम होगा जो यहां तक पढ़े हो इस तक का हमको एक कॉपी में चार्ट चाहिए। चार्ट थ्योरेटिकली वे में लिखा हुआ नहीं, लैंग्वेज में नोट्स नहीं चाहिए हमको। हम आप सबके कॉपी में चार्ट चाहता है जो आप चार्ट बना के रखो। जब हम सैटरडे आएगा इस बार हम चेक करेगा वो चार्ट। आपके कॉपी में चार्ट होना चाहिए पूरा का कंडीशंस का, ठीक है? 1 पेज के अंदर बनाना नहीं बनेगा तो हम बनवाएगा, बट बनाना है हमको चाहिए, गलत सलत जो भी बने, ठीक है? ठीक है अब मेरा एक सवाल है, अब मेरा एक क्वेश्चन है, हम लोग ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? एक आदमी इंडियन कब होगा, एक एचयूएफ इंडियन कब होगा, नॉन इंडियन कब होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट कब होगा, नॉट ऑर्डिनरी कब होगा, ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? बोलो सर। ये जानने के लिए पढ़ रहे हैं कि वो आदमी को इंडिया में टैक्स देना है कि नहीं, है ना? हाँ सर। हमारा मेन पर्पस ये जानने का क्यों है कि आकाश इंडियन रेसिडेंट है कि नहीं, और आकाश अगर इंडियन है तो ऑर्डिनरी इंडियन है कि नॉट ऑर्डिनरी इंडियन है, पक्का इंडियन की कच्चा इंडियन। सर आपको इसलिए जानना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्यों जानना है? क्योंकि उसको देखना है कि कब इंडिया में टैक्स दोगे और कब इंडिया में टैक्स नहीं दोगे। सर सीधा सीधे बोलिए ना, ऑर्डिनरी टैक्स देगा, नॉट ऑर्डिनरी नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अगर नॉन रेसिडेंट हो फिर भी तुमको इंडिया में टैक्स देना पड़ सकता है। सर इस बात को ना हम 3 लाइन में पढ़ेंगे केवल। तुम्हारे नोट्स में हम तुमको दिखा दे रहे हैं बुक में क्या है। सर बुक में बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है, ये देखो पूरा 1 पेज है ना, पूरा एक चार्ट है अच्छा खासा। ये इतना बड़ा चार्ट को हम 3 सेंटेंस में पढ़ेंगे। पहले वो 3 सेंटेंस पढ़ाएंगे फिर ये चार्ट दिखाएंगे आपको। सर क्या है आपका सेंटेंस? नंबर 1, अगर इनकम रिसीव्ड या फिर एक्रूड और रिसीव्ड या एक्रूड दोनों में से कुछ भी अगर इंडिया से हुआ है, फिर तुम कोई भी टाइप के पर्सन हो, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेसिडेंट, तुमको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। 3 टाइप का पर्सन बना है ना अल्टीमेटली, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर नॉन रेसिडेंट। ये पूरा कहानी का सार यही है ना कि एक आदमी पर्सन को ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। तो तुम कोई भी कैटेगरी की हो, चाहे तुम पक्के इंडियन हो, चाहे तुम कच्चे इंडियन हो, चाहे तुम इंडियन रेसिडेंट ही नहीं हो, कमाई अगर रिसीव या एक्रूड दोनों में से एक भी अगर इंडिया से हुआ है तो तुमको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। सर रिसीव तो समझ में आता है, पैसा हाथ में कहां पे आया, है ना, पैसा कहां मिला। एक्रूड क्या होता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? ट्राई करो बेटा। तो सर्विस देती है, पैसा मिलना। नहीं, वो अकाउंट्स वाला एक्रूड नहीं बेटा। ये काम कर दिया, पैसा मिलना बाकी है। यहाँ पे जनरेट हुआ पड़ा सर। हाँ, जनरेट कहाँ से हुआ, काम कहाँ करके दिए हो?
वो एक्टिविटी कहाँ हुआ है जिसके थ्रू ये इनकम जनरेट हो रहा है। ठीक है, सर एक और बोलिए। वो इनकम कहाँ जनरेट हुआ है, वो काम कहाँ किए हो तुम जहां से ये पैसा आ रहा है, जिस काम के लिए तुमको ये पैसा मिल रहा है वो काम कहाँ हुआ है। ठीक है, ठीक है। एक मिस्टर जॉर्ज है, इंडिया आया, इंडिया का मेट्रो ट्रेन बनाने में मदद किया, चला गया, पैसा उसको उसके विदेशी अकाउंट में मिला, लेकिन वो काम कहाँ करके दिया था, इंडिया में। हाँ, तो फिर उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। बुझे? यस। चलो उल्टा एग्जांपल कर देते हैं। एक मिस्टर राहुल है, नाम तो सुना ही होगा, शाहरुख खान बोला था। हाँ सर। हाँ तो ठीक है, तो एक मिस्टर राहुल है, काम करके आया अमेरिका में फेसबुक कंपनी के लिए, आ गया इंडिया वापस काम वहां पे करके, इंडिया में आ गया, इंडिया के बैंक अकाउंट में उसको पैसा मिला। काम कहाँ किया, एक्टिविटी कहाँ हुआ, एक्टिविटी अमेरिका में, लेकिन पैसा कहाँ मिला, हाँ सर, इंडिया में। तो फिर टैक्स देना पड़ेगा इंडिया। तो इंडिया में रिसीव्ड या एक्रूड दोनों में से कुछ भी अगर एक चीज भी इंडिया से हो रहा है तो वो इंडिया में टैक्स देगा। मेरा बात समझ में आया? हाँ सर। तो ये तुम्हारा पहला 3 पॉइंट खत्म हो गया। देखो यहाँ पहला में क्या बोला है, इंडियन एक्रूड इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड इन इंडिया, तो तीनों टैक्स दे रहे हैं ना। देखो यहाँ पे एंड बोला तो मतलब दोनों इंडिया से हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल दिया, इनकम एक्रूड बट रिसीव्ड, इनकम एक्रूड आउटसाइड बट रिसीव्ड इन इंडिया, फिर भी देखो तीनों टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि दोनों में से एक चीज तो इंडिया में हो रहा है, एक्रूड, सॉरी रिसीव्ड इंडिया में हो रहा है। वैसे इनकम एक्रूड इन इंडिया बट रिसीव्ड अगर बाहर हो तब भी तीनों टैक्स दे रहे। तो सर हम अगर एक लाइन में पूरा बात को याद कर लें कि पैसा मिला या काम करके दिए, दोनों में से कुछ भी अगर इंडिया से है तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि पहला कंडीशन में दोनों में एंड लगाया, दूसरे में एक को बाहर किया, एक इंडिया से किया, तीसरे में दूसरे को बाहर से किया है, पहले को इंडिया से किया। लेकिन हर सिचुएशन में चाहे तुम ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे तुम नॉट ऑर्डिनरी हो, चाहे तुम नॉन रेसिडेंट हो, तीनों ही चीजों में इंडिया में टैक्स दे रहे हो ना। देखो टैक्सेबल 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 टैक्सेबल। तो सर अगर हम एक लाइन में याद कर ले तो मेरा काम हो जाएगा ना। हाँ सर। ऐसे याद करने का ट्रिक होना चाहिए कि दोनों में से कुछ भी इंडिया से हो, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा सबको। ऑल पर्सन्स आर टैक्सेबल इन इंडिया। नंबर 2, सर रिसीव भी आउटसाइड एंड एक्रूड भी आउटसाइड, दोनों आउटसाइड है, लेकिन जिस बिजनेस से तुमको पैसा मिला है, मेरा बात सुनने दो, जिस बिजनेस से तुमको इंडिया में पैसा मिला है वो बिजनेस इंडिया से है, मतलब उस बिजनेस का मैनेजमेंट इंडिया से है। हमें एक एग्जांपल देता है, मिस्टर जॉर्ज रिलायंस का यूएस वाला ब्रांच में काम करके दिया, उसको पैसा भी यूएस में मिला, तो काम भी बाहर हुआ, पैसा भी बाहर है। हाँ लेकिन जिस कंपनी को काम करके दिया वो कंपनी का मैनेजमेंट कहां से है, वो कंपनी का बिजनेस कंट्रोल कहां से हो रहा है, इंडिया से। रिलायंस लिमिटेड बोला था, मतलब इंडिया से। ठीक है, तो भैया जी अगर आप रेसिडेंट हो, कैसे भी रेसिडेंट हो, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। मतलब रेसिडेंट इंडिया में टैक्स, इंडियन आदमी इंडिया में टैक्स दे, फिर चाहे वो पक्का इंडियन है या कच्चा इंडियन। सर पैसा भी बाहर मिला, काम भी बाहर ही करके दिए थे, पर वो बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है, तो आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा अगर आप इंडियन रेसिडेंट हो। और अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो नहीं लगेगा। नहीं। और सर आखिरी कंडीशन, तीनों बाहर से है, रिसीव भी बाहर,
एक्रूड भी बाहर एंड बिजनेस का कंट्रोल भी बाहर, तब भी नहीं लगेगा सर। सब कुछ आउट ऑफ इंडिया है। तो सिर्फ ऑर्डिनरी इंडियन इंडिया में टैक्स देगा, पक्का इंडियन। देखो पक्का इंडियन है, देशभक्त है ना तुम? हाँ सर। हाँ तो पक्का इंडियन है तुम, देशभक्त है तो तुम पक्का इंडियन है। सर देशभक्ति से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, पक्का इंडियन है अगर वो 10 में से 2 साल और 7 साल में 730 दिन इंडिया में रहे। मतलब सिर्फ इंडियन होने से काम नहीं चलेगा, पक्का इंडियन अगर है तो फिर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इस केस में कौन कौन टैक्स नहीं देगा? नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट, दोनों ही नहीं देगा। मेरा बात क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. तो सर जी हाँ सर। रिसीव्ड एक्रूड में से कुछ भी इंडिया में हो जाए, हर आदमी इंडिया में टैक्स देगा, फिर चाहे वो इंडिया का आदमी हो या मार्स का हो या एलियन हो। चंद्रयान से आए हो, मार्स से आए हो, जुपिटर से आए हो, कहीं से भी आए हो, वो इंडिया में टैक्स देगा। रिसीव्ड एक्रूड दोनों बाहर है लेकिन बिजनेस का कंट्रोल इंडिया से है, तो फिर इंडियन आदमी टैक्स देगा। रिसीव्ड एक्रूड कंट्रोल सब इंडिया के बाहर से है, तो फिर पक्का इंडियन देगा, बाकी कोई नहीं देगा। और आखिरी लाइन, अगर कोई और ईयर का पैसा, एनी अदर प्रीवियस ईयर का पैसा इस साल इंडिया में रेमिटेंस हो रहा है, आई रिपीट, तुम्हारा प्रीवियस ईयर में तुम पैसा इंडिया में भेज रहे हो लेकिन वो कमाए कोई और प्रीवियस ईयर में थी, तब फिर इंडिया में कोई टैक्स नहीं देगा। तो एक ही कंडीशन है, जब कोई इंडिया में टैक्स नहीं देगा, अगर एनी अदर ईयर का पैसा इंडिया में रेमिट हो रहा है, उस सिचुएशन में खाली कोई इंडिया में टैक्स नहीं देगा। मेरा पॉइंट क्लियर? 4 लाइन में बात खत्म। रिसीव्ड एक्रूड में कुछ भी हो सब देंगे, रिसीव एक्रूड बाहर लेकिन कंट्रोल इंडिया से, तो इंडियन देंगे, नॉन इंडियन नॉन रेसिडेंट नहीं देगा। रिसीव्ड एक्रूड कंट्रोल सब बाहर से, तो नॉट ऑर्डिनरी इंडियन टैक्स देगा, बाकी दोनों नहीं देंगे। एंड आखिरी बात, अगर कोई और प्रीवियस ईयर का पैसा अब इंडिया में तुम रेमिट कर रहे हो, कमाए थे 21-22 में, कमाए थे 18-19 में, कमाए थे 17-18 में, और तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या है 22-23, तो 22-23 में इंडिया में पैसा रेमिट कर रहे हो, तो फिर उस पैसे पे इंडिया में टैक्स कोई भी नहीं देगा। तो ये देखो तुम्हारा बाकी तीनों लाइन जो नीचे वाला था, अगर इनकम एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड है लेकिन बिजनेस का कंट्रोल सेटअप इन इंडिया है, तो फिर देखो दोनों इंडियन टैक्स देगा, एनआरआई नहीं देगा, नॉन रेसिडेंट नहीं देगा। इनकम एक्रूड रिसीव्ड आउटसाइड सब इंडिया बाहर से है और सेटअप भी आउटसाइड है, तो सिर्फ ऑर्डिनरी इंडियन देगा, बाकी दोनों नहीं देगा। ठीक है? और अगर कोई और ईयर का पैसा आप इंडिया में रेमिट कर रहे हो, तो फिर कोई भी टैक्स नहीं देगा। ठीक है? ये वाला कंडीशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला कंडीशन बेवकूफ वाला बात कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। तो ये था आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर। अब देखो इस पे केवल क्वेश्चंस है। आगे यही समझा इनकम रिसीव्ड का मतलब क्या है इंडिया में। एक और टॉपिक बचेगा जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर एग्रो इनकम में घुसेंगे, वो इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इंडिया। डीम्ड वर्ड टैक्स में बहुत काम कर, कब मान लेंगे कि पैसा इंडिया में मिला, भले नहीं मिला लेकिन कब मान लेंगे कि पैसा इंडिया में मिला है। ये एक टॉपिक है 5-7 मिनट का, 10-15 मिनट का है ये। तो ये कवर अप करते हुए अपने एग्रो इनकम नॉन एग्रो इनकम में घुसेंगे। ठीक है? मेजर चैप्टर खत्म, 90% चैप्टर खत्म, 90%